नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्राइम गाथा चैनल पर। आज कहानियों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज की पहली कहानी शुरू करते हैं। गुजरात के कच्छ जिले में मुंद्रा इलाके का हमीरामोरा गांव समुद्र के काफी करीब बसा हुआ है, जहां की हवाएं हमेशा नमकीन महक से भरी रहती है और लहरों की आवाज रात दिन गूंजती रहती है। ये साल 2023 की बात है, जब एक सामान्य सुबह गांव के कुछ मछुआरे अपनी दिनचर्या के अनुसार समुद्र किनारे मछलियां पकड़ने के लिए निकले थे। वे जाल बिछाने की तैयारी में लगे हुए थे, हाथों में रस्सियां थामे, आंखें लहरों पर टिकी हुई, कि तभी उनकी नजर रेत पर पड़ी किसी चीज पर। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद कोई पुराना सिक्का या टूटी फूटी धातु का टुकड़ा होगा, जो समुद्र की लहरें किनारे पर फेंक देती है। लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचे और ध्यान से देखा, तो रेत से एक महिला का पैर बाहर निकला हुआ दिखाई दिया, जो ठंडा और बेजान लग रहा था। ये दृश्य देखकर मछुआरों के चेहरे पर घबराहट छा गई। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गई और वे एक दूसरे को देखकर स्तब्ध रह गए। हलचल मच गई। कुछ मछुआरे तुरंत गांव की ओर भागे, जहां उन्होंने गांव वालों को इस भयानक घटना की जानकारी दी। आवाजें ऊंची हो गईं और लोग हैरान परेशान होकर सवाल पूछने लगे। थोड़ी ही देर में गांव के कई लोग मौके पर पहुंच गए। भीड़ इकट्ठा हो गई और सबकी आंखें उस रेत से निकले पैर पर टिकी हुई थी। गांव वालों ने बिना देर किए पुलिस को फोन कर सूचना दी, क्योंकि ऐसी घटनाएं गांव में कभी कभार ही होती थी और सबको डर लग रहा था कि ये कोई बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। सूचना मिलते ही मुंद्रा थाना की पुलिस और फॉरेंसिक टीम तेजी से मौके पर पहुंची। उनके वाहन रेत पर फिसलते हुए रुके और अधिकारी उतरकर चारों ओर का जायजा लेने लगे। पुलिस ने शव को सावधानी से कब्जे में लिया, आसपास की रेत को खोदा और हर संभावित सुराग की तलाश की। शुरुआती जांच में महिला की उम्र करीब 30 से 35 साल के बीच लग रही थी। उसका शरीर अभी भी कुछ हद तक संरक्षित था, लेकिन चेहरे पर मौत की छाया साफ दिख रही थी। उसके शरीर पर चोट के कुछ निशान भी दिखाई दे रहे थे, जो गहरे और क्रूर लगते थे, जिससे पुलिस को शक हुआ कि यह कोई साधारण हादसा नहीं बल्कि सोची समझी हत्या का मामला हो सकता है। पुलिस ने स्थानीय लोगों से पूछताछ शुरू की। हर व्यक्ति से विस्तार से सवाल किए गए, लेकिन किसी ने भी महिला की पहचान नहीं की। सबने इनकार कर दिया कि उन्होंने उसे पहले कभी देखा हो। इसके बाद पुलिस ने आसपास के इलाकों में गुमशुदगी की रिपोर्ट्स खंगालनी शुरू की। पुरानी फाइलें निकाली गईं और हर संभावित मैच की जांच की गई। फॉरेंसिक टीम ने मौके से नमूने इकट्ठा किए, रेत के कण, कपड़ों के टुकड़े और अन्य सबूतों को सावधानी से पैक किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि महिला की मौत डूबने से नहीं हुई थी, बल्कि उसकी हत्या की गई थी। उसके सिर पर गंभीर चोटें थी और मौत से पहले उसे काफी पीड़ा हुई होगी। जब महिला की पहचान नहीं हो पाई, तो पुलिस ने उसका स्केच बनवाया। एक कलाकार ने उसके चेहरे की विशेषताओं को कागज पर उतारा और कई सार्वजनिक स्थानों जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और आसपास के गांवों में पोस्टर चिपका दिए, ताकि कोई उसे पहचान सके और पुलिस को जानकारी दे सके। पुलिस ने महिला की पहचान के लिए गांव पहुंचकर स्थानीय लोगों से फिर पूछताछ की। घर घर जाकर सवाल किए गए। जांच में पता चला कि जिस स्थान पर शव मिला था, वो इलाका सुनसान रहता था और वहां बहुत कम लोग आते जाते थे। रात के समय तो बिल्कुल वीरान हो जाता था। इसी दौरान कुछ ग्रामीणों ने जानकारी दी कि करीब 1.5 महीने पहले, यानी 13 जुलाई 2023 को 4 लोग एक सामाजिक समारोह में शामिल होने के लिए हमीरामोरा गांव आए थे। वे हंसते खेलते दिखे थे, लेकिन उनके चेहरे पर कुछ रहस्यमय था। पुलिस ने समारोह की तारीख तय कर संबंधित लोगों की कॉल डिटेल्स निकाली। हर कॉल की लोकेशन ट्रैक की गई। जांच के दौरान पुलिस को योगेश ज्योतियाना की लोकेशन घटना स्थल के पास मिली, जिससे शक और भी गहरा गया, क्योंकि उसकी गतिविधियां संदिग्ध लग रही थी। पुलिस ने पहले उसकी कुंडली खंगाली तो पता चला कि वो माधापार इलाके का रहने वाला था। उसका रिकॉर्ड साफ नहीं था।
इसके बाद पुलिस की एक टीम तुरंत माधापार पहुंची और उसे पूछताछ के लिए थाने ले आई, जहां उससे घंटों सवाल जवाब किए गए। शुरू में उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, झूठी कहानियां गढ़ी, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने हत्या की बात कबूल कर ली। उसके चेहरे पर पसीना आ गया और आवाज कांपने लगी। महिला का नाम लक्ष्मी था, जिसने 2 शादियां की थी। पहली शादी से उसके 3 बेटे और एक बेटी थी, लेकिन यह रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चला। करीब 9 साल पहले उसने अपने पहले पति से तलाक ले लिया। इस तलाक की असली वजह जितेंद्र भाटी था, जिससे लक्ष्मी के अवैध संबंध बन चुके थे। वे छिपकर मिलते थे और उनके बीच की केमिस्ट्री इतनी गहरी थी कि लक्ष्मी को उसका स्पर्श हमेशा और ज्यादा चाहिए होता था। लक्ष्मी और उसके पहले पति के बीच आए दिन झगड़े होते थे। छोटी छोटी बातों पर आवाजें ऊंची हो जाती। पहले तो उसने ये रिश्ता बचाने की कोशिश की, लेकिन जब लक्ष्मी पूरी तरह जितेंद्र के प्यार में पड़ गई तो उसे अपनी शादी बोझ लगने लगी। वो रातों को जितेंद्र के बारे में सोचती और उसके साथ बिताए पलों की कामुक यादों में खो जाती। पहले पति को जब लक्ष्मी और जितेंद्र के संबंधों के बारे में पता चला तो उसने गुस्से में आकर तलाक दे दिया, लेकिन असल में लक्ष्मी भी यही चाहती थी। वो अब आजाद महसूस कर रही थी। पहले पति से अलग होने के बाद लक्ष्मी ने बिना देर किए जितेंद्र भाटी से शादी कर ली। उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। वे हनीमून पर गए, जहां लक्ष्मी ने जितेंद्र के साथ हर रात को कामुकता की नई ऊंचाइयों को छुआ। लक्ष्मी के 4 बच्चों में से बेटा चेतन और 18 वर्षीय बेटी गुड़िया उसके साथ माधापार इलाके में रहते थे, जबकि बाकी 2 बेटे पहले पति के साथ रह रहे थे। पेशे से लक्ष्मी रंग रोगन का काम करती थी और अपने परिवार का खर्च उठाने के लिए दिन रात मेहनत करती थी। उसके हाथों में ब्रश थामे वो दीवारों पर रंग भरती और पसीने से तर हो जाती। इसी दौरान उसकी मुलाकात योगेश से हुई, जो कपड़ों पर पेंटिंग करता था। उसकी उंगलियां रंगों से खेलती और हर स्ट्रोक में एक कामुकता छिपी होती। योगेश की पेंटिंग बनाने की कला लक्ष्मी को बेहद पसंद आई। वो घंटों उसकी कैनवास पर बनी तस्वीरों को निहारती और सोचती कि उसके हाथ कितने नर्म और कुशल होंगे। शुरुआत में दोनों के बीच सिर्फ बातचीत होती थी, काम की चर्चा और हल्की फुल्की हंसी, लेकिन धीरे धीरे ये बातचीत करीबी दोस्ती में बदल गई। वे एक दूसरे के करीब आने लगे। लक्ष्मी को योगेश का साथ अच्छा लगने लगा और फिर धीरे धीरे वो उसके प्यार में पड़ गई। उसके स्पर्श में एक ऐसी गर्मी थी जो लक्ष्मी को पागल कर देती। लक्ष्मी और योगेश की मुलाकातें बढ़ने लगी। दोनों अक्सर साथ समय बिताने लगे, छिपकर मिलते और एक दूसरे के शरीर को एक्सप्लोर करते। लक्ष्मी को योगेश की कला ही नहीं, बल्कि उसका मिजाज भी पसंद आने लगा था। वो उसके साथ बिताए हर पल में कामुक सुख महसूस करती। जल्द ही ये दोस्ती प्यार में बदल गई। वे रातों को फोन पर घंटों बात करते और अपनी कल्पनाओं को साझा करते। इधर लक्ष्मी का पति जितेंद्र अक्सर घर से बाहर रहता था, जिससे लक्ष्मी को अकेलापन महसूस होता था। वो रातों को बिस्तर पर करवटें बदलती और योगेश की याद में गर्म हो जाती। योगेश से उसकी नजदीकियां बढ़ती गई और दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए। वे मिलते तो लक्ष्मी उसके होठों पर किस करती और उसके शरीर को सहलाती। हर मुलाकात में कामुकता का तूफान उठता। लक्ष्मी से मिलने के लिए योगेश अक्सर उसके घर आने लगा। दरवाजा बंद कर वे एक दूसरे में खो जाते। जब उसके पति ने इस पर आपत्ति जताई तो लक्ष्मी ने साफ कह दिया कि वो मुझसे मिलने आएगा, तुमसे जो बन पड़े कर लेना। उसकी आंखों में एक जिद और वासना थी। इसके बाद लक्ष्मी ने खुलेआम योगेश के साथ शारीरिक संबंध बनाने शुरू कर दिए। पति घर में हो या ना हो, लक्ष्मी को अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो बेझिझक योगेश को दूसरे कमरे में ले जाकर उसके साथ संबंध बनाती, दीवारों से टकराती सांसें और कराहे घर में गूंजती। जब पति ने विरोध करने की कोशिश की तो उसे डांट कर चुप करा दिया गया। लक्ष्मी की आवाज में धमकी और कामुक आत्मविश्वास था। लगातार अपमान और धमकियों से तंग आकर उसने अब बोलना ही छोड़ दिया था। वो चुपचाप सब देखता रहता। गुड़िया अब रोज मां के साथ काम पर जाने लगी थी।
जहां वह दीवारों पर रंग भरने में मदद करती और आसपास की दुनिया को देखती। वही उसकी मुलाकात योगेश से हुई। पहले तो बस उसकी पेंटिंग देखती थी, उसके ब्रश के स्ट्रोक को निहारती और सोचती कि उसके हाथ कितने आकर्षक है। फिर धीरे धीरे उससे बात करने लगी, छोटी छोटी बातें जो हंसी में बदल जाती। योगेश की बातें, उसकी स्टाइल, सब कुछ उसे अच्छा लगने लगा। उसके मुस्कुराने में एक कामुक आकर्षण था जो गुड़िया को खींचता। माँ जिस शख्स को चाहती थी, अब बेटी का भी दिल उसी पर आ गया था। गुड़िया रातों को उसके बारे में सोचती और अपनी कल्पनाओं में उसके स्पर्श को महसूस करती। कुछ ही समय में गुड़िया और योगेश की नजदीकियां बढ़ गई। वे छिपकर मिलते और एक दूसरे के करीब आते। योगेश भी इस मौके का पूरा फायदा उठाया। वो गुड़िया के युवा शरीर को सहलाता और उसे कामुक सुख की दुनिया दिखाता। गुड़िया अब अक्सर बहाने से योगेश के पास चली जाती, काम छोड़कर उसके साथ समय बिताती, जहां वे किस करते और एक दूसरे के शरीर को एक्सप्लोर करते। लक्ष्मी को यह खटकने लगा। वो देखती कि बेटी की आंखों में वही चमक है जो कभी उसके खुद की थी, मगर उसने खुद को समझाया कि ये महज उसका वहम है। लेकिन दिल में एक जलन पैदा हो रही थी। लेकिन एक दिन जब उसने अपनी ही बेटी को योगेश के साथ हंसते गले मिलते देखा, उनके शरीर एक दूसरे से सटे हुए, तो उसके अंदर का शक यकीन में बदल गया। वो स्तब्ध रह गई, लेकिन उस वक्त कुछ नहीं कहा। लेकिन घर आकर जितेंद्र को सब बता दिया। दोनों ने गुड़िया को बहुत समझाने की कोशिश की, घंटों बात की, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी रही। उसकी आंखों में योगेश के लिए वासना और प्यार दोनों थे। मामला धीरे धीरे हाथ से निकलता जा रहा था। गुड़िया बार बार उससे मिलने जाने लगी। छिपकर उनके बीच कामुक मुलाकातें होती। जब लक्ष्मी ने दोनों का मिलना पूरी तरह बंद करवा दिया, तो गुड़िया योगेश के प्यार में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसे अपनी ही मां दुश्मन लगने लगी। वो रातों को सोचती कि मां उसके सुख की राह में बाधा है। उसे लगने लगा कि लक्ष्मी उसके और योगेश के बीच सबसे बड़ी रुकावट है। इस नफरत में उसने योगेश को फोन किया और मां को रास्ते से हटाने की बात कही। दोनों ने फोन पर साजिश रची, जहां कामुकता और हिंसा का मिश्रण था। योगेश और गुड़िया ने मिलकर लक्ष्मी की हत्या की साजिश रच डाली। दोनों ने ठंडे दिमाग से योजना बनाई कि कब और कैसे इस वारदात को अंजाम देना है, ताकि किसी को उन पर शक ना हो। वे मिलकर प्लान बनाते और बीच में अपनी वासना को भी शांत करते। 10 जुलाई को योगेश लक्ष्मी से मिलने आया। उसने बहाना बनाकर लक्ष्मी को अपने दोस्त नारायण की वैगन आर गाड़ी में बिठाया और मुंद्रा के हमीरा मोरा इलाके के समुद्र तट पर ले गया। रास्ते में लक्ष्मी को लगा कि ये एक रोमांटिक मुलाकात है, लेकिन योगेश के मन में कुछ और था। वहां पहले से ही उसकी साजिश तैयार थी। समुद्र किनारे टहलते हुए अचानक किसी भारी वस्तु से लक्ष्मी के सिर पर वार किया गया। चोट इतनी गंभीर थी कि वो तड़पने लगी और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। खून रेत पर बहने लगा। इसके बाद अपराधियों ने जल्दी से समुद्र किनारे एक गड्ढा खोदा और लक्ष्मी की लाश वही दबा दी, रेत से ढक दिया और वहां से भाग गए। कुछ दिन बीत गए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। धीरे धीरे रेत हटने लगी और लक्ष्मी का शव सतह पर आने लगा। 1 सितंबर 2023 को जब ये लाश बाहर आई तो इस खौफनाक वारदात का खुलासा हुआ और पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। हर सुराग को जोड़ा गया। इसके बाद पुलिस ने गहन जांच शुरू की और सुरागों के आधार पर योगेश, उसके दोस्त नारायण और लक्ष्मी की बेटी गुड़िया को गिरफ्तार कर लिया। वे थाने में कांपते हुए लाए गए। पूछताछ में तीनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। सारी साजिश बाहर आ गई। पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। अदालत में उनके चेहरे पर पछतावा और डर साफ दिख रहा था। एक ही व्यक्ति से मां और बेटी दोनों का संबंध न सिर्फ अनैतिक था, बल्कि इसने पूरे परिवार को विनाश की ओर धकेल दिया। अगर लक्ष्मी अपने संबंधों को मर्यादा में रखती और अपनी बेटी को भी सही दिशा देती, तो ये भयानक घटना नहीं होती। अब शुरू करते हैं आज की दूसरी कहानी। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के कुआ झांगर गांव में भेरूलाल
अपनी छोटी सी जिंदगी को मेहनत के रंग में रंगता था। उसका मकसद सादा था, विरासत में मिली थोड़ी सी जमीन पर खेती करना और मजदूरी से 2 वक्त की रोटी जुटाना। समाज की नजरों में इज्जत हो या जिल्लत, ये सब सोचने का जिम्मा उसकी मां रामुरी बाई, जिसे गांव वाले प्यार से रामी कहते थे, अपने कंधों पर उठाए हुए थी। रामी ने अपने बेटे के लिए इज्जत कमाने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन गांव की जुबानों पर उसकी चर्चा हमेशा ताने बाने के साथ होती थी। भेरूलाल का जीवन तब तक सीधा सादा चलता रहा, जब तक उसकी शादी नहीं हुई। नईनवेली दुल्हन बेला के आने से घर का माहौल बदलने लगा। हर रात बेला अपने पति के कानों में कुछ ऐसी बातें फुसफुसाती कि भेरूलाल का दिमाग गर्म हो उठता। वो बेला की बातों को सुनता, लेकिन मां के सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। उसे डर था कि कहीं मां उस पर इल्जाम न लगा दे कि औरत का मुंह देख लिया, और मां बुरी लगने लगी। बेला की बातें उसके दिल में चुभती थी, लेकिन वो उन्हें टालता रहा, सोचता रहा कि मां को बुरा न लगे। मगर जब बात हद से गुजर गई, तो भेरूलाल ने एक दिन हिम्मत जुटाकर अपनी मां से साफ साफ बात की। उसने कहा, अम्मा, पहले घर में सिर्फ हम 2 थे, अब तुम्हारी बहू आ गई है। वो तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठाती है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। घर का माहौल सही रहेगा, तभी बेला भी सुधरेगी। रामुरी ने अपने बेटे को गहरी नजरों से देखा, जैसे उसकी बातों के पीछे का सच तलाश रही हो। फिर बोली, हुआ क्या है, साफ साफ बताओ। भेरूलाल ने गहरी सांस ली और बोला, पूरे फसाद की जड़ कंवरलाल है। वो तुमसे मिलने आता है, लेकिन उसकी नजरें बेला पर टिकी रहती है। बेला ने बताया कि कंवरलाल उसकी देह को घूरता है, उसकी नीयत ठीक नहीं। जब बेला को तुम्हारे और कंवरलाल के रिश्ते का पता नहीं था, तब उसने उसके चरण छुए थे। कंवरलाल ने आशीर्वाद देने के बहाने उसकी पीठ सहलाते हुए हाथ उसकी बगल तक ले गया। ये सुनकर रामुरी गहरी सोच में डूब गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी। भेरूलाल ने आशा भरी नजरों से मां को देखा और कहा, अम्मा, क्या तुम चाहती हो कि कंवरलाल या कोई और बेला की इज्जत पर हाथ डाले? रामुरी ने कुछ नहीं कहा, बस इंकार में सिर हिला दिया। थोड़ी देर खामोशी में बीती, फिर वो धीरे से बोली, मैं भी यही सोच रही थी कि कंवरलाल का अब हमारे घर आना ठीक नहीं। मैं उसे मना कर दूंगी। भेरूलाल को यकीन नहीं था कि मां ऐसा कर पाएगी, क्योंकि 15 साल की प्रीत को 15 मिनट में तोड़ा नहीं जा सकता था। लेकिन उसे मां पर भरोसा करना पड़ा। 15 साल पहले की बात थी, जब भेरूलाल के पिता बाबूलाल की किसी बीमारी से मौत हो गई थी। तब भेरूलाल महज 5 से 6 साल का था। पति की मौत ने रामुरी पर दुखों का पहाड़ तोड़ दिया था, लेकिन जिंदगी को दुखों में डूबने देना उसके बस में नहीं था। अपने और बेटे के गुजारे के लिए उसने खेती संभाल ली, भारी कामों के लिए मजदूर रखे, और बाबूलाल के जाने के बाद भी खेती की उपज से घर चलता रहा। लेकिन लंबी सुनसान रातें रामुरी के सामने एक नई मुसीबत लाकर खड़ी हो गई। जवानी के जोश में विधवा होने की वजह से उसकी देह की आग उसे जलाए रखती थी। उसकी कामनाएं रातों को उसे तड़पाती, और वो अकेले में अपनी इच्छाओं को दबाने की कोशिश करती। रामुरी अकेली नहीं थी जो इस आग से जल रही थी। गांव का एक किसान कंवरलाल उसकी हालत को भांप चुका था। कंवरलाल शादीशुदा था, 2 बेटों का बाप, और उसकी उम्र 40 के आसपास थी, जबकि रामुरी मुश्किल से 25 की थी। कंवरलाल रामुरी के रूप पर तब से फिदा था जब वो ब्याह कर गांव में आई थी। उसकी जवानी और हुस्न उसे रातों को ललचाते थे, लेकिन रामुरी के घूंघट और गांव की मर्यादाओं ने उसे मौका नहीं दिया था। बाबूलाल की मौत के बाद कंवरलाल की बुझी हुई चिंगारियां फिर भड़क उठीं। वो रामुरी की हर गतिविधि पर नजर रखता, देखता कि अब वो बिना घूंघट खेतों में काम करती है, बड़ों से भी खुलकर बात करती है। उसे यकीन था कि रामुरी अपनी जवानी को पति की याद में नहीं जलाएगी। वो रोटी की समस्या हल करने के बाद देह की आग बुझाने की सोचेगी। कंवरलाल ने मौका देखकर
रामुरी का हितैषी बनने का फैसला किया। एक दिन वो उसके खेत पर पहुंचा, बाबूलाल की मौत पर दुख जताया और रामुरी की हालत पर सहानुभूति दिखाई। फिर बोला, भाभी, मेरे होते तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगा। रामुरी उस दौर से गुजर रही थी जहां उसे एक हमदर्द और मददगार की जरूरत थी। वो कंवरलाल की बातों में आ गई और उसका आभार मानने लगी। कंवरलाल को बस यही चाहिए था। वो रोज रामुरी के खेत पर आने लगा, काम कम करता और उसे लुभाने की कोशिश ज्यादा। उसकी बातों में एक कामुक लहजा होता जो रामुरी की भावनाओं को भड़काता। जब उसे लगा कि रामुरी उसके प्रभाव में आ चुकी है, तो वो बहाने बनाकर उसके घर भी पहुंचने लगा। एक गर्मियों की रात थी जब रामुरी ने भेरूलाल को खिला पिलाकर आंगन की चारपाई पर सुला दिया था। वो खुद दूसरी चारपाई पर लेटी थी, पंखा झलते हुए तारों को निहार रही थी। तभी कंवरलाल आ धमका। उसे देखकर रामुरी उठने लगी, लेकिन कंवरलाल ने उसके कंधों को पकड़कर फिर से लेटा दिया। बोला, दिन भर काम करती हो, थक जाती होगी, लेटी रहो। रामुरी चुप रही। कंवरलाल ने इधर उधर देखा और बोला, रात को दरवाजा भीतर से बंद कर लिया करो, तुम्हें अकेली जानकर कोई भी घुस सकता है। रामुरी ने जवाब दिया, मुझ गरीब विधवा के पास क्या है जो कोई चुरा ले जाएगा। कंवरलाल ने उसकी छाती पर नजरें टिकाकर लालच से होठों पर जीभ फेरी और बोला, मन से भ्रम निकाल दो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं, हुस्न और जवानी की दौलत से तुम माला माल हो। रामुरी मन ही मन खुश हुई, सोचने लगी कि बाबूलाल नहीं है, लेकिन कंवरलाल तो है जो उसकी जवानी की तारीफ करता है। वो हल्के से मुस्कुराई। कंवरलाल ने मौका देखकर अगला दाव चला। मौसम इतना गर्म नहीं कि पंखा झलना पड़े, ये तो जिस्म की गर्मी है जो तुम्हें परेशान किए है। रामुरी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। कंवरलाल समझ गया कि वो तैयार है। उसने अपने हाथ रामुरी की छाती पर रख दिए और झुककर उसके होठों पर होंठ रख दिए। रामुरी की प्यासी देह ने जवाब दे दिया। उसने पंखा फेंककर कंवरलाल की पीठ को दोनों हाथों से जकड़ लिया। कंवरलाल ने उसे उठाया और भीतर ले गया। फर्श पर ही दोनों एक दूसरे में समा गए, वस्त्र उतर गए और उनकी सांसें एक दूसरे की गर्मी में घुल गई। उस रात से रामुरी और कंवरलाल एक दूसरे के पूरक बन गए। गांव में उनके संबंधों पर तरह तरह की बातें हुई, लेकिन दोनों ने किसी की परवाह नहीं की। समय के साथ गांव वालों ने भी इसे स्वीकार कर लिया और भेरूलाल ने भी अपनी मां के इस रिश्ते को चुपचाप सह लिया। 15 साल बीत गए। रामुरी अब 40 की हो चुकी थी और कंवरलाल 55 का। उनकी संतानें भी जवान हो गई थी, लेकिन उनका अवैध संबंध बदस्तूर जारी रहा। मुश्किल तब शुरू हुई जब रामुरी ने बेला को अपनी बहू बनाकर घर लाई। बेला एक चरित्रवान और खूबसूरत युवती थी। जब उसने कंवरलाल को परिवार का बुजुर्ग मानकर उसके चरण छुए, तो कंवरलाल का मन उसकी जवानी पर डोल गया। आशीर्वाद देने के बहाने उसने बेला की पीठ सहलाते हुए हाथ उसकी बगल तक ले गया। बेला चौंक गई और तुरंत हट गई। उसे समझ आ गया कि इस बूढ़े की नीयत ठीक नहीं। जब उसने रामुरी और कंवरलाल की रंगीनियां देखी, तो उसका दिमाग भन्ना गया। उसने भेरूलाल को उकसाना शुरू किया, कहा कि कंवरलाल की गंदी नजर उसकी इज्जत पर है। भेरूलाल की गैरत जागी और उसने मां से बात की। रामुरी को अब देह की आग की जरूरत नहीं थी। वो समझ चुकी थी कि कंवरलाल का आना जाना अब ठीक नहीं। उसने कंवरलाल से साफ कह दिया कि वो अब घर न आए, लेकिन कंवरलाल बेशर्म था। वो रामुरी के मना करने के बावजूद घर आने लगा। 10 अक्टूबर 2013 की रात 8 बजे वो फिर घर में घुस आया। वो शराब के नशे में धुत था और रामुरी से देह संबंध बनाने की जिद करने लगा। रामुरी ने मना किया तो कंवरलाल गाली गलौज पर उतर आया। बोला, साली, पहले तू खुद बुलाती थी, अब नखरे दिखाती है। भेरूलाल घर में ही था। उसने बीच में बोलने की कोशिश की
तो कंवरलाल ने उसे भी गालियां दी। रामुरी का गुस्सा भड़क उठा। उसने बेटे को ललकारा, देख क्या रहे हो, इसके हाथ पैर तोड़ दो, और खुद लाठी उठा ली। कंवरलाल पर लाठी चलाई गई तो वो घर से भागने लगा। रामुरी ने तुरंत कुल्हाड़ी उठाकर भेरूलाल को थमाई और बोली, लो, आज इस किस्से को खत्म कर दो। कंवरलाल जान बचाने के लिए गांव के बाहर भागा, लेकिन भेरूलाल कुल्हाड़ी ताने उसके पीछे पड़ गया। गांव के बाहर पहुंचते ही भेरूलाल ने कंवरलाल को पकड़ लिया और कुल्हाड़ी के वारों से उसकी हत्या कर दी। खून से सनी जमीन और कंवरलाल की लाश वहां पड़ी रह गई। 11 अक्टूबर की सुबह इस घटना की खबर थाना बिलपांग को मिली। थाना प्रभारी और सिकोली एएसआई जगदीश चंद्र हांडा मौके पर पहुंचे। शव का पंचनामा बनाया गया और गांव वालों के बयानों के आधार पर रामुरी और भेरूलाल को गिरफ्तार कर लिया गया। अपराध संख्या 330/2013 के तहत धारा 302 और 34 आईपीसी में केस दर्ज किया गया। दोनों को कोर्ट में पेश किया गया और फिर जेल भेज दिया गया। एक अवैध संबंध ने न सिर्फ रामुरी और कंवरलाल को विनाश की ओर धकेला, बल्कि भेरूलाल और उसके परिवार को भी तबाही के रास्ते पर ले गया। अगर रामुरी ने अपनी जवानी की आग को मर्यादा में रखा होता तो शायद ये खौफनाक हादसा न होता। ये थी आज की कहानियां। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो, और आपके कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।